हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हमने हीट इंटरेक्शन का सभी पार्ट अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। तो वहाँ पे मैंने हीट इंटरेक्शन जो हमारा चैप्टर था वो समाप्त हो गया था, और मैंने बोला था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आप जितना, यकीन मानिए, जितना आपको पढ़ाया गया है, अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर दो दो तीन टॉपिक छूट गई होगी तो हम क्वेश्चन करते हुए उसको कवर कर लेंगे, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। और जहाँ भी आप शेयर करेंगे तो आप तो पढ़ेंगे ही, और आपके जो पढ़ने वाले साथी हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो मैकेनिकल एसएससी जेई की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है, अभी तो चलिए आरआरबी एनटीपीसी चल रहा है तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे आप। अभी 1 महीने 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में आपका प्री का पेपर होगा एसएससी जेई को लेके। तो आप हो, आई होप कि आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेई में आ चुके हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है यकीन के साथ मानिए, अगर आप उतना पढ़ते हैं तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैंने पाँच पाँच छः क्वेश्चन नोट करके रखा है कि जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगो एन आइसोथर्मल प्रोसेस बिटवीन स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है। तो अप्लीकेबल इक्वेशन, इसमें से कौन सा इक्वेशन क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप आइसोथर्मल देखे होंगे पीवी डायग्राम पे, कुछ पीवी डायग्राम यहाँ दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप ये देखिए, एक पीवी डायग्राम ये हो गया, ये पीवी डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये पी हो गया और ये भी हो गया, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो कह रहा है कि स्टेट 1 से स्टेट 1 ही मान लीजिए स्टेट 2 पे चला जाता है। तो इसमें से कौन सा अप्लीकेबल होगा जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो देखिए स्टेट 1 अगर हम बनाएं तो स्टेट 1 के ये ऐसे कुछ बनेगा, देखिए आप, ये हो गया। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आइसोथर्मल है तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो टी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो मैंने आपको जब प्रोसेस पढ़ा रहे थे टाइप ऑफ प्रोसेस में, तो मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ प्रोसेस में पढ़ाया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा या हाइपरबोलिक प्रोसेस होगा। और मैंने एक बात वहाँ बोलना भूल गया था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, और इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्या, इसको बोल देते हैं बॉयल्स बॉयल बॉयल्स लॉ। तो आपको बॉयल्स लॉ याद रखना है। अगर पीवी बराबर कांस्टेंट कहीं दे और कहे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो आप सिंपल सा इतना याद रखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। ओके। तो आप देख रहे होंगे कि पीवी बराबर अगर कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और P2 V2 बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे P1 V1 बराबर भी कांस्टेंट होगा और P2 V2 बराबर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो इसमें से मेरा ऑप्शन कौन सा संतुष्ट कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे P1 V1 बराबर P2 V2 संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, और ये सारे ऑप्शन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, वो करेक्ट है। बात इतनी सी समझ में आई। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो क्वेश्चन आप पहला पढ़िए। कह रहा है एन आइडियल गैस अंडरगो एन आइसोथर्मल प्रोसेस बिटवीन स्टेट 1 से स्टेट 2, द एप्लीकेबल इक्वेशन इज। तो आइसोथर्मल में इनमें से कौन सा
इक्वेशन एप्लीकेबल है वो बताना था। अब देखिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क इनपुट ऑफ ए कंप्रेसर इज मिनिमम। कह रहा है कि वो वर्क, जो वर्क है वो इनपुट किया जा रहा है कंप्रेसर द्वारा, तो वो मिनिमम व्हेन द लॉ फॉलोइंग बाय द कंप्रेसर इज। तो किस प्रोसेस में, इनमें से कौन से लॉ में सबसे मिनिमम वर्क देना पड़ेगा इनपुट के द्वारा, कंप्रेसर के इनपुट के द्वारा, इनमें से कौन सा लॉ फॉलो करके हमको मिनिमम वर्क देना पड़ेगा। तो आप देखिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी बराबर कांस्टेंट और पीवी की पावर 1 माइनस 1.35 इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी की पावर 1.25 बराबर कांस्टेंट। तो आप इसको देखिए, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये पीवी डायग्राम हो गया। अगर हम पीवी डायग्राम पे देखें, आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक को पीवी डायग्राम पे और आइसोथर्मल को देखें, तो ये देखिए ये पीवी हो गया, ये पीवी हो गया। हम बनाते हैं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ से मानते हैं, यहाँ देखिए, तो ये आइसोथर्मल हो गया और ये क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। तो ये देखिएगा आप, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आप देखिए कि इनमें से किसमें वर्क डन मिनिमम है, तो आप कहेंगे कि वर्क डन मिनिमम किसमें है, या वर्क डन मिनिमम किसमें है, तो आप देखिए किसमें है, वर्क डन मिनिमम किसमें है, तो आप देखेंगे कि किसमें है। तो आप देखिए कि वर्क डन किसमें कम है। तो देखेंगे आप, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना है, तो आप देखेंगे सबसे मिनिमम वर्क डन किसमें है, तो वो पीवी बराबर क्या है, कांस्टेंट है। इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं और इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर इधर से लेंगे तो ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा और नीचे वाला, यानी वैल्यूम एक्सिस पे जिसका जिसका एक्सिस छोटा होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल होता है, और जिसका कर्व बड़ा होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो दो बैलून के बीच में हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन छोटी होगी वो आइसोथर्मल, और जो लाइन बड़ी होगी वो क्या होगा, वो होगा एडियाबैटिक। तो इसमें देखिए, तो कह रहा है कि द वर्क इनपुट ऑफ ए कंप्रेसर इज मिनिमम व्हेन द लॉ फॉलोड बाय द कंप्रेसर इज। तो इनमें से कौन से लॉ में कंप्रेसर द्वारा इनपुट वर्क मिनिमम दिया जाएगा, तो आप कहेंगे कि पीवी बराबर कांस्टेंट क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, मिनिमम वर्क डन दिया जाता है। ठीक, बात इतनी सी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ कह रहा है कि द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स। मैंने आपको गैस कांस्टेंट पढ़ाया था, आपको जब मैंने स्पेसिफिक हीट रेशियो निकालना सिखा रहे थे तो मैंने वहाँ आपको गैस कांस्टेंट भी निकालना बताया था, और Cp और Cv की वैल्यू भी बताई थी, और Cp अपन Cv के रेशियो भी बताया था, वहाँ गामा भी निकलवाया था और R भी निकलवाया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप, तो पहले पिछले वाली वीडियो सभी देखिए, सभी वीडियो देखिए, तब जाके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आप देखिए, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, इनमें से चार ऑप्शन दिया है, सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, कह रहा है रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। तो आप सिंपल सी बात देखिए, पहले मैं ऊपर का क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होगा। आपको जो पढ़ाया गया है, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछली वीडियो जितनी भी पढ़ी हैं, आप पहले उस वीडियो को देखिए,
फिर जाके आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है, तभी जाके आप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, चाहे जितना भी कर लीजिए। क्वेश्चन तो आप यहाँ बना लेंगे, पर एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपको नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारा थ्योरी पढ़ना है, खूब ढेर सारा, जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन लगाइए, फिर जाके देखिए क्या मजा आता है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो मैंने आपको जब बता रहा था स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो मैंने आपसे बोला था, देखिए क्या कह रहा है, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स और प्रोडक्ट ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट। तो मैंने जब स्पेसिफिक हीट रेशियो निकालना सिखा रहे थे, तो गामा बराबर मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट गामा बराबर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे बताया था Cp अपन क्या होगा, Cv होगा। और Cp अपन Cv बराबर क्या होता है, गामा होता है। तो और गामा की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होता है, 1.4 होता है। ये मैंने बताया था आपको कि 1.4 होता है। जब मैं इतना बताया था आपको उस वीडियो में, तो मैंने ये भी बताया था कि Cp क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है Cv से। ये भी मैंने बताया था आपको। अगर Cp ग्रेटर है Cv से, तो ये बताया था कि मैं यहाँ R बराबर मैं बताया था कि Cp में से Cv घटा दोगे तो ये मिल जाएगा R, और R यहाँ क्या है, गैस कांस्टेंट है। R क्या है, R एक गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और Cp क्या है, Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि अगर Cp में से Cv को घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो गैस कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो इस ऑप्शन में देखिए आप, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स। तो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा और आंसर बी हो जाएगा, और ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन में क्या चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम फॉर एयर इज इक्वल टू। तो वहां मैंने आपको एयर की भी वैल्यू लिखवाई थी, और भी दो चार वैल्यू लिखवाई थी गामा की। तो आप अगर नहीं देखे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को देखिए एक बार, तब जाके आपको समझ में आएगा कि गामा की वैल्यू वहाँ मैंने नोट करवाया था। तो वहाँ मैंने एयर का कितना लिखवाया था, तो 1.4 ये किसका वैल्यू होता है, तो ये एयर का वैल्यू होता है। मैंने इतना सा बताया था कि ये किसका वैल्यू होता है, तो ये एयर की वैल्यू होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम फॉर एयर इज इक्वल टू 1.4, पहला ऑप्शन। दूसरा 0.14, और सी दिया है 40, और डी दिया है 140। तो आपसे यहाँ देखिए, मैंने यहाँ गामा बराबर लिखा था, क्या लिखा था, लिखा था Cp अपॉन के, क्या लिखा था Cv। तो ये क्या है, टू स्पेसिफिक हीट, क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हो गई, और ये बटे में क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए ये क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम है। तो इसकी वैल्यू मैंने लिखवाई थी, कितनी होती है, 1.4 होती है, किसके लिए, एयर के लिए। बात इतनी सी समझ में आई। हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप इस पांचवें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, मैंने आपसे बोला था कि पोलर टॉपिक में आपसे मैंने दो इक्वेशन निकाल के दिखाया था वहाँ पे, और इनमें से कोई एक इक्वेशन वो है जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, और ये सारे आ चुके हैं।
ये सारे जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं ये प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। जहाँ से मैंने पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं आप तो आपकी गलती है, अगर आप नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इन पोलियोट्रोपिक प्रोसेस, और यहाँ पे ए बी सी डी में आपको दिख रहा होगा 4 इक्वेशन दिख रहे होंगे। और यहाँ देखिए ऑप्शन ए बी सी में क्या दिया है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ओनली डी। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो जब मैं आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था, अगर पी वी वन P1 V1 की पावर गामा या n बराबर P2 V2 की पावर n, इतना मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको कि अगर P1 अपॉन के P2 हो जाए और ये V2 अपॉन के V1 हो जाए तो इसकी पावर n, ये इसको मैंने क्या किया कि V1 को इधर भेज दिया और P2 को इधर भेज दिया, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बना। एक और मैंने बताया था आपको कि T1 अपॉन के T2 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 अपॉन के P2 की पावर क्या होता है n-1 अपॉन के n। तो मैंने ये दोनों इक्वेशन आपको उस वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था तो आपको ये दोनों इक्वेशन मैंने दोनों इक्वेशन निकलवा दिए थे। आपको पढ़ाया था कि ये दोनों इक्वेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ऐसे नहीं आएगा तो इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ n की वैल्यू दे देगा या T1 T2 दे देगा और P1 दे देगा, P2 का मान पूछ लेगा। अच्छा है V1 दे देगा और V2 का मान पूछ देगा और T1 दे देगा, T1 का मान पूछ देगा। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी थी। तो उस वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है। तो वही यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुआ था। तो जब मैंने इसको देखा तो मैं सोचा कि आपको जब मैं पढ़ाया हूँ तो ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर आप पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, यहाँ ऑप्शन आपको ए में दिया है T1 अपॉन के T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर n माइनस के 1 अपॉन के n इज इक्वल टू P1 अपॉन के P2 की पावर n माइनस का 1। और दूसरा ऑप्शन में दिया है T1 अपॉन के T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन के V1 की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू P1 अपॉन के P2 की पावर n। और तीसरे ऑप्शन में दिया आपका T1 अपॉन के T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन के V1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू P1 अपॉन के P2 की पावर n माइनस 1। अब देखिए ये D देखिए D में क्या दिया है, D में दिया है T2 अपॉन के T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन के P1 n माइनस के 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन के V2 इज पावर n माइनस 1। तो ये ऑप्शन यहाँ से देखिए, ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। तो यहाँ से आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या इसको कंबाइन करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। तो यहाँ देखिए जब मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ तो क्या आएगा। अगर इस तरह से लिखूँ मैं T2 अपॉन के T1 लिख दूँ तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या होगा, आप देखिए P2 अपॉन के P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन के n इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए P1 अपॉन के P2 की वैल्यू V2 अपॉन V1 दिया है तो ये उलट जाएगा और ये हो जाएगा P1 अपॉन के V2
की पावर n-1। तो ये इक्वेशन आया था आपको, जब मैं अब पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो मैंने बोला था कि ये इक्वेशन आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, तो ऑप्शन डी मेरा क्या है, इज करेक्ट है। तो ऑप्शन डी के साथ हमारा आंसर जाएगा और ऑप्शन डी क्या होगा, इज राइट आंसर होगा। अब देखिए ये एक छठा क्वेश्चन कह रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए टीएस डायग्राम। तो पूछ रहा है कि टीएस डायग्राम पे एडियाबैटिक का कर्व कैसा होता है। आपसे तो एडियाबैटिक पूछ लिया है, किसी में आपसे आइसोथर्मल पूछ लेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ लेगा, कांस्टेंट प्रेशर पूछ लेगा। तो मैंने आपको टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया था और वहाँ मैंने बना के दिखाया था कि पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबैटिक और पोलियोट्रोपिक और टीएस डायग्राम पे भी मैं सारी चीज़ें बना के दिखाया था आपको। तो आप पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो देखिए इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इन टीएस डायग्राम तो क्या होता है, चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आप देखिए, तो देखिए ये टीएस डायग्राम है, ये यहाँ टी है और यहाँ एस है। तो मैंने बताया था आपको कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो ये एडियाबैटिक हो गया, एडियाबैटिक एडियाबैटिक, और ये क्या हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, और मैंने आपको और भी बताया था और यहाँ से बताया था आपको कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसको मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम और इसको बताया था कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको याद होगा, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम पे एडियाबैटिक का कर्व कैसा होगा, तो यहाँ देख रहे होंगे एडियाबैटिक कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल है। कैसा है, तो ये क्या है, वर्टिकल है। तो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और यहाँ एडियाबैटिक कैसा है, तो वर्टिकल है। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि टीएस डायग्राम पे आइसोथर्मल का कर्व कैसा है। तो आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल कर्व कैसा है, तो वो हॉरिजॉन्टल है। अगर पूछ लेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन कैसा है और ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन बना के देगा अलग अलग, तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम का कर्व कैसा है और प्रेशर का कर्व कैसा है। तो ये 6 क्वेश्चन थे और आगे भी क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक और क्वेश्चन है आपका, तो इसको मिटा देते हैं पहले। और कह रहा है कि फॉर ए गैस विथ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम, कह रहा है 7वां क्वेश्चन है आपका, फॉर ए गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम what will be the value of what degree of freedom, what will be value of Cp upon Cv। तो ये क्वेश्चन है आपका
और ऑप्शन दिया है, ए है आपके पास ऑप्शन n+1, बी है आपके पास ऑप्शन क्या है n-1, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू दिया है 1-2/n, एंड डी है, और डी की वैल्यू दिया है 1+2/n। तो इसका मान बताना है, इस CP/CB का मान इनमें से कौन सा है। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि CP/CB की वैल्यू क्या होगी, तो आप एयर के लिए पढ़े होंगे 1.4 होती है, और यह CP/CB क्या होता है, गामा होता है। आप तो इतना तो पढ़े होंगे। अगर यहाँ आप देखिए कि n क्या है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है या स्वतंत्र की कोटि है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, तो n एक स्वतंत्र कोटि है, तो CP/CB 1+2/n हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा वो मैं बताऊँ कैसे आएगा। तो आप देखिए कैसे आएगा। अगर यहाँ मान लें, चूंकि क्या मान लें क्या है, n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इतना तो मान सकते हैं हम कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम कह सकते हैं कि CP/CB क्या होगा, 1+2/n होगा। इतना पता है आपको, नहीं पता है, तो ये मान इतना होगा। और कैसे होगा आप देखिए कैसे आया है ये। तो आप जान रहे होंगे कि CP की वैल्यू क्या होती है। अगर CB की वैल्यू देखें तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इज इक्वल टू 5/r, 5/2r, ये वो क्या होगा 5/r। ये याद रखना है कि CP की वैल्यू, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना है कि CB की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, CB की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, और CP की वैल्यू कैसे लिखेंगे वो देखिए। CP की वैल्यू हम क्या करेंगे कि n/2 +1r इज इक्वल टू 7/2r, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये कैसे आया और कहाँ से आया, तो कुछ नहीं किया गया है। इस CP/CB जो होता है, CP माइनस के CB/r, उसी से इसको कैलकुलेट किया गया है। तो इसको मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो बस ये दो लाइन मैंने आपको बताना था कि ये दो इक्वेशन आप याद रखेंगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा। तो CB का मान n/2, r इज इक्वल टू 5/2r याद रखना है, और CP की वैल्यू क्या याद रखनी है, CP की वैल्यू n/2 + 1 याद रखनी है, इंटू r इज इक्वल टू 7/2 इंटू r याद रखनी है। अब देखिए कि अगर इस तरह का कुछ है तो आप देखेंगे कि गामा बराबर क्या होता है, तो CP/CB होता है। आप इतना तो जानते होंगे CP/CB होता है। तो यहाँ से हम रखेंगे क्या, यहाँ से रखेंगे आपका CB की वैल्यू क्या रखेंगे, n/2 प्लस का 1 इंटू r, और CB की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो n/2 इंटू n/2 r। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा, तो यहाँ अब देखिए n/2 + 1 लिखते हैं इसको, +1, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2/n हो जाएगा। अब 2/n का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से सी पी अपॉन सी बी क्या हो जाएगा, तो 2 का ये गुणा करेंगे 2 इंटू एन और नीचे 2 इंटू एन और ये प्लस 1 का अगर गुणा करेंगे 1 2/n। बात इतनी सी समझ में आई। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए n से n गया 1, 2 से 2 गया तो ये हो गया 1 प्लस 2/n। तो इसी बात को हम जिक्र कर रहे थे कि अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, तो ये 2 इक्वेशन आपको याद रखनी है और ये 2 इक्वेशन आप याद रखेंगे तो कोई ऐसा भी देगा, अगर 5/2 और 7/2 के रेशियो में दिया है तो वहाँ आप ये दो वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करेंगे। अगर n के रिस्पेक्ट में दिया है तो n की वैल्यू आप रख के इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए इसको मिटाते हैं हम और आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कह रहा है इस 8वां क्वेश्चन है आपका, विच which of the following which of the following name which of the following is the other name is the other name of isentropic process isentropic process। कह रहा है कि आइसेंट्रोपिक का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन ए है आपके पास एडियाबैटिक दूसरा है आपके पास बी है आपके पास आइसोथर्मल सी है आपके पास वैल्यूम कांस्टेंट वैल्यूम और चौथा ऑप्शन है आपके पास डी है हाइपरबोलिक। क्या है, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है जो आइसेंट्रोपिक होता है, वो इनमें से कौन सा है। तो आप जानते होंगे कि ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक, ये क्या हो गया आइसेंट्रोपिक और ये हो गया आपका एडियाबैटिक। ठीक। तो all adiabatic process are isentropic process, but all isentropic process does not क्या adiabatic process। तो आप यहाँ देखेंगे कि adiabatic process क्या होगा, adiabatic process क्या होगा is equal to isentropic process प्रोसेस। बात इतनी सी समझ में आई। जो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, बट सभी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होते हैं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कि जिससे कि बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे। आप मैथ की भी क्लास ले सकते हैं। आप अगर एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं। कुछ कल या कुछ दिनों में अब इंग्लिश की भी क्लासेस लगने वाली हैं, और जीके वाले सर भी आ गए हैं तो जीके की भी क्लास लगेगी। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।